ओके स्टूडेंट्स, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो हमने देखा स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको बैलेंस करना जरूरी होता है। अब स्टूडेंट्स जो केमिकल इक्वेशंस होती है उनके साथ हम और कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप देखो ये केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई है, ठीक है, सब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस स्टूडेंट्स। अब इनमें और बहुत सारी ऐसी चीजें की जा सकती हैं जिससे ये केमिकल इक्वेशंस और इंफॉर्मेटिव हो जाए, मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब जैसे कि ये केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें ये बता रही है कि ये दोनों चीजें जो है वो रिएक्ट करके ये बनाती हैं। तो अब हम बहुत सारी और ऐसी चीजें कर सकते हैं इस केमिकल इक्वेशन में जिससे ये और डीप चीजें बताएंगे, और बहुत सारी चीजें हमें बताएंगे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स देखें आप, जैसे मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, तो ये इक्वेशन तो हमने देखी भी है। मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके व्हाइट पाउडर बनाता है MgO का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहां पे जब ये रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम का स्टेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सॉलिड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने ऐसे लिख दिया, ऑक्सीजन गैस होती है और ये एक व्हाइट पाउडर बनता है, मतलब ये भी क्या है, सॉलिड। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गई। अब ये तो पता चल ही रहा है कि ये दोनों चीजें रिएक्ट होके ये बना रही हैं, साथ में ये भी पता चल रहा है कि ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में था, ये गैसियस फॉर्म में था, और ये जब बनता है तो ये भी सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया स्टूडेंट्स। अब जैसे देखो सबसे लास्ट वाले पे आते हैं। पहले ये जब रिएक्शन होती है स्टूडेंट तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, और ये दोनों गैसेस रिएक्ट करके ये चीज बनाती है स्टूडेंट जो कि लिक्विड होता है। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में L, ब्रैकेट में G या ब्रैकेट में S। जैसे ये इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स, Fe प्लस H2O, आयरन और वाटर जो रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम पे आयरन सॉलिड होता है, वाटर जो है वो लिक्विड होता है, और ये दोनों चीजें बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस होती है और ये जो है स्टूडेंट्स वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 3 स्टेट्स हो सकते हैं, जो चीज रिएक्ट कर रही है या बन रही है उसके 3 स्टेट्स हो सकते हैं। सॉलिड जिसको हम ऐसे लिखेंगे, लिक्विड जिसको हम ऐसे लिखेंगे, और गैस जिसको हम ऐसे लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स मेन चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि इन तीनों के अलावा भी एक और स्टेट हो सकती है जिसको बोलते हैं एक्वस, ठीक है, उसको AQ से लिखते हैं। एक्वस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि मान लो कोई सब्सटेंस है और वो वाटर में डिसॉल्व है, सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस है, मान लो कोई सॉलिड सब्सटेंस ही है या लिक्विड सब्सटेंस भी हो सकता है, लेकिन वो वाटर के साथ मिक्सड है, वाटर में डिसॉल्व्ड है, तो हम लिखेंगे उसकी स्टेट एक्वस है, उसकी स्टेट एक्वस है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो ये रिएक्शन देखते हैं, इसमें जिंक जो है स्टूडेंट्स वो सॉलिड होगा, मतलब ये जो रिएक्शन है देखो जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये रिएक्शन हमने देखी थी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें जिंक ग्रैनुअल्स हमने यूज किए थे तो ऑब्वियसली वो सॉलिड था, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो बनती है स्टूडेंट्स वो ऑब्वियसली क्या है, गैस है। H2SO4 ये एक कंपाउंड है स्टूडेंट जो वाटर के साथ मिक्स था, वहां पे एक्चुअली ये वाटर के साथ मिक्स था, ठीक था, ये लिक्विड था लेकिन वाटर के साथ मिक्स था। अगर ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, लिक्विड, लेकिन वो वाटर के साथ मिक्स था स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे स्पेस थोड़ा कम है, AQ। फिर स्टूडेंट्स ये एक और सब्सटेंस बना वहां पे ZnSO4, ठीक है, और बनने के बाद ये वाटर में मिक्स हो जाता है, बनने के बाद वाटर में मिक्स हो जाता है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, एक्वस, ठीक है स्टूडेंट्स, AQ। तो ये थोड़े ध्यान में रखने वाली बात है स्टूडेंट्स। ये देखो ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स ये भी हमने देखी थी, जिसमें लीड नाइट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, ये दोनों चीजें रिएक्ट कर रही थी बेसिकली, और आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि इस चीज का येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था, ये जो चीज है इसका येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था, अब याद आया आपको, ठीक। तो उसमें देखो मैं उस स्लाइड पे जाता हूं, आपको याद आ जाएगा, याद आया स्टूडेंट्स, देखो 2 लिक्विड्स जो थी वो रिएक्ट कर रही थी इस तरह से और फिर ये प्रेसिपिटेट बन रहा था, ठीक है, ठीक है। बैक टू रिएक्शन, तो अब देखिए दोनों चीज जो रिएक्ट कर रही थी वो वाटर में मिक्स्ड थी, वाटर में डिसॉल्व थी स्टूडेंट्स, तो इसके आगे लिखेंगे एक्वस। कायदे से मुझे यहां लिखना चाहिए लेकिन यहां स्पेस नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं, यहां भी एक्वस। फिर स्टूडेंट जो येलो प्रेसिपिटेट बना था वो इस चीज का था, तो वो क्या था, सॉलिड था। हालांकि वो सॉलिड अगर वाटर में मिक्स हो जाता तो हम क्या लिखते हैं, एक्वस, लेकिन वो मिक्स नहीं हुआ। जैसे ये भी एक सॉलिड है जो वहां पे बनता है स्टूडेंट्स, ये भी एक सॉलिड जो वहां पे बनता है लेकिन वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है,
इसके लिए लिखेंगे एक्वस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम 4 स्टेट्स जनरली मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, या तो एक्वस। ठीक है, रिएक्टेंट्स के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ। उससे हमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके बारे में और भी डीप इंफॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो एक चीज है जो हम कर सकते हैं इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो दूसरी चीज की बात करते हैं, दूसरी चीज हम कर सकते हैं इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें 2 टर्म समझने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहां पर ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज बर्निंग ऑफ कोल, और जैसा कि हमने देखा है स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, उसकी मैं इक्वेशन लिखता हूं, उसकी इक्वेशन अभी मैंने पहले कभी नहीं लिखी है, तो लेट मी राइट दैट, C+O2 फॉर्म्स CO2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स जो कोल हम जलाते हैं, दैट इज नथिंग बट कार्बन, वो कार्बन एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स। तो जो कोल हम जलाते हैं दैट इज एक्चुअली कार्बन। अब जब उसको हम बर्न करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, वो आसपास एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, और क्योंकि वो गैस है तो वो एस्केप कर जाती है स्टूडेंट्स। तो ये केमिकल रिएक्शन यहां पे मेनली हो रही होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखें तो ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप देखेंगे तो। ठीक है, और अगर हम स्टेट्स लिखना चाहें यहां पे, तो कार्बन जो है वो यहां पे सॉलिड होता है, कोल सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहा है वो ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में होता है, और CO2 जो बनता है वो भी गैस होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जब होती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट। और स्टूडेंट्स उस हीट के लिए ही तो जनरली कोल को जलाया जाता है, उस हीट से हम फूड को कुक कर सकते हैं। विंटर्स के टाइम में उस हीट से हमें कंफर्ट मिलता है स्टूडेंट्स। तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स जिसमें ये दोनों चीजें रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट तो बना ही रही है, साथ में हीट भी रिलीज हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे CH4 plus 2O2 will form CO2 plus 2H2O। तो स्टूडेंट्स ये बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिखी है। देखो ये गैस होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है जो कि गैस है, वाटर बनाती है, लेकिन एक्चुअली वाटर वेपर बनाती है, H2O बनाती है, बट दैट इज नॉट लिक्विड वाटर, इट इज वाटर वेपर। तो स्टूडेंट्स ये भी यहां पे गैस बनाती है। देखो यहां पर ये जी लिखने से कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है स्टूडेंट, नहीं तो हम समझते हैं वाटर तो जनरली लिक्विड होता है, बट यहां पे वाटर बन रहा है, बट एक्चुअली वाटर वेपर बन रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स उसमें भी हीट जनरेट होती है, ये भी बहुत यूजफुल केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स, इसमें भी हीट जनरेट होती है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स जो बनते हैं साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दे कंबाइन एंड फॉर्म 2NO। ठीक है, ये गैस है और ये गैस ही बनाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों गैसेस जब रिएक्ट करती हैं आपस में तो ये नई गैस बनती है स्टूडेंट्स, लेकिन ये दोनों गैसेस जो है बहुत डिफिकल्टी से रिएक्ट करती हैं, आसानी से रिएक्ट नहीं करती हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों तब रिएक्ट करती हैं जब दोनों को मिला के आपस में उनको हीट किया जाए, तो इसको एक्चुअली मुझे इस तरह से लिखना चाहिए, दिस प्लस हीट फॉर्म्स 2NO। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें ये जो रिएक्शन है ये इन दोनों रिएक्शंस की उल्टी है। इन व्हाट सेंस, ये दोनों रिएक्शंस जब हो रहे थे तो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, और ये रिएक्शन तभी होती है जब इसको हीट देते हैं। तो इस रिएक्शन में हम हीट देते हैं और इन दोनों रिएक्शन से हमें हीट मिलती है स्टूडेंट्स। जैसे यहां पे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप देखिए स्टूडेंट्स ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से देखेंगे, एक सॉलिड सब्सटेंस जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। उसको जब हीट करते हैं ना स्टूडेंट्स, किसी और चीज के साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं, सिंपली बस इसको हीट जब करते हैं तो ये दो कंपाउंड्स में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है। ठीक, तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमें हीट मिलती है, कुछ ऐसी इक्वेशन होती है जिनको कराने के लिए हीट देनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है जिनमें हीट निकलती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं केमिकल इक्वेशंस जिनमें हम हीट देते हैं, जो रिएक्शन कराने के लिए जब हम हीट देते हैं तो उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नाम से ही क्लियर है। एंडो, नाम में आ रहा है एंडो, एंडो मतलब अंदर लेना, हीट अंदर लेना। एक्सो, एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट कराना, एग्जिट कराना, तो यहां से हीट एग्जिट हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, हम चाहें तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। सो लेट्स सी, exothermic reactions, exo exit कराना, exothermic reactions are reactions in which energy is produced, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंडोथर्मिक, इंडो अंदर लेना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और अगर आपसे एग्जांपल्स पूछे जाए तो एग्जांपल्स भी आप बता ही दोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूं एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग तो आप समझते हैं स्टूडेंट्स, हम सांस लेते हैं फिर सांस बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। आप देखें, ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ये एक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। देखो, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना स्टूडेंट्स। वो ऑक्सीजन क्यों अंदर लेते हैं हम स्टूडेंट्स? वो ऑक्सीजन हम इसीलिए अंदर लेते हैं ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट इस कंपाउंड से रिएक्ट कर सके, ताकि ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट इस कंपाउंड से रिएक्ट कर सके। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके स्टूडेंट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, वाटर बनाए स्टूडेंट्स, और उससे कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है स्टूडेंट्स। तो हमारे बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लिकेटेड से केमिकल रिएक्शन होती है। हमारे बॉडी के अंदर ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं और ये दो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है स्टूडेंट्स। उस एनर्जी से ही हमारा काम चलता है। हम जो चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, उस सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी वही एनर्जी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकालना। तो ये रिएक्शन जो हो रही है उसमें एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, यहां पर हम हीट नहीं लिख रहे, हम चाहे तो हीट भी लिख सकते हैं, एनर्जी की जगह पे हम चाहे तो हीट भी लिख सकते हैं, तब भी ये सही ही होगा। बट जनरली यहां एनर्जी इस लिखते हैं क्योंकि ये जो हीट रिलीज होती है वही हमारे लिए एनर्जी का काम कर रही होती है स्टूडेंट्स, इसलिए यहां पर एनर्जी भी कई बार लिख देते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स। ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो आपको याद होनी चाहिए, और इसकी जो बैलेंसिंग है वो भी आप याद रखो। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इसको बैलेंस करना बड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। फिर स्टूडेंट्स एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे देखो ये स्टूडेंट्स क्या है, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, काउ डंक, इन सब का मिक्सचर है। वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से आने वाली चीजें जो अब हमारे काम की नहीं रही, प्लांट्स और एनिमल से आने वाली चीजें जो अब हमारे काम की नहीं रही, जैसे वेजिटेबल्स, बचे कुछ ऐसे, काउ डंक, टूटे फूटे प्लांट्स, वो सब है स्टूडेंट्स। इन सब से स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? फर्टिलाइजर बनाया जाता है। ठीक है, कई बार इन सारी चीजों को अगर आप छोड़ देंगे सॉइल में, गड्ढा करके उसके अंदर छोड़ देंगे, तो अपने आप वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, जो कि एक फर्टिलाइजर का काम करता है। इसको कंपोस्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन सारी चीजों से ये बन रहा होता है। यहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, और जब ये बनता है तो साथ में कुछ हीट भी रिलीज होती है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह हम नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, और इस स्टेज पे वो सब हम नहीं देख पाएंगे। फिर स्टूडेंट्स आप देखो, फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पता ही है स्टूडेंट्स की प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है स्टूडेंट्स, तो वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। उस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन देखो मैंने यहां पे लिखी है स्टूडेंट्स। उस केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्ट करते हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके स्टूडेंट्स वो ग्लूकोज बनाते हैं, एक कंपाउंड है ये, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स। और स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शन तब होती है व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। तो सनलाइट इसलिए जरूरी होती है स्टूडेंट्स क्योंकि सन से जो लाइट आ रही होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, और उस एनर्जी के हेल्प से ही ये रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, तो जो सनलाइट है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी, सनलाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स देखो, ये केमिकल रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसको कराने के लिए सनलाइट चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए। पिछले हमने कुछ एग्जांपल्स जो देखे थे उसमें हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, हीट कर रहे थे। इसमें हम हीट एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, सन से आने वाली एनर्जी मिल रही है, ठीक है, तो भी इसको एंडोथर्मिक ही बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी शायद हीट के फॉर्म में मिले या किसी और फॉर्म में मिले। दिस विल कॉल एंडोथर्मिक। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस विच इज सच ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज एक्चुअली एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखें स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, उसको सिर्फ हम इतना भी लिख सकते थे, सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना भी लिख सकते थे। लेकिन तब आपको यह नहीं पता चलता कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। लेकिन मैंने यहां साथ में प्लस हीट लिख दिया तो आपको पता चला ना कि ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो अगर हम ये हीट नहीं लिखें तो भी ये केमिकल रिएक्शन सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम इसको लिख दें तो केमिकल इक्वेशन जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी, वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देगी। वैसे ये जो इक्वेशन है उसमें हम सिर्फ इतना लिखें तो भी सफिशिएंट है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम ये लिख दें तो और हमें पता चलेगा कि ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स। वैसे ये जो केमिकल रिएक्शन है उसमें ये टर्म हम नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही रिएक्शन होगी। बट अगर हम ये लिख दें तो हमें और इंफॉर्मेशन पता चलती है, ठीक है। वैसे यहां पर भी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हीट वर्ड लिख के हम इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, लेकिन वो लिखना जरूरी नहीं होता है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट। वैसे स्टूडेंट्स इनफैक्ट मैं बताना भूल गया था कि यहां पर जो मैंने सॉलिड, गैस और ये गैस ये सब लिखा है वो भी लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, वो भी लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। लिखो तो अच्छा है, नहीं तो जरूरी नहीं होता है। जैसे बैलेंसिंग करना, कभी आपको बोला जाए कोई केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो बैलेंसिंग करना इज मस्ट, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड, गैस ये सब लिखना जरूरी नहीं है। लिखो तो अच्छा, नहीं लिखो तो भी अच्छा, ठीक है। ये हीट वीट ये भी लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बट इन सबको करके हम और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक जिनमें हम हीट देते हैं, उनको लिखने का और भी तरीका होता है। एक तो तरीका ये हो गया स्टूडेंट्स कि यहां पर हमने हीट लिख दिया, या एक और तरीका होता है, जैसे इसी को मैं लिख के दिखाता हूं आपको दूसरे तरीके से। ये कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं, एरो, ठीक है, ऐसे लिखा आपने। अभी आपने यहां पे हीट नहीं लिखना, नहीं लिखा, कोई जरूरी नहीं है कि हम लिखें। अब चाहो तो यहां पर हीट लिख सकते हो, एरो के ऊपर। अगर एरो के ऊपर भी आपने हीट लिख दिया है तो ये समझ जाएंगे हम, या लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि हीट यहां पे लिखा होना था, ठीक है। आप यहां पे हीट लिखो या एरो के ऊपर लिखो, एक ही बात है स्टूडेंट्स। जबकि यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं C+O2, तो ये स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा सरासर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखने का मतलब ये होगा कि हीट जो है यहां पर लिखनी थी, यहां पर। बट ऐसा तो नहीं है, हीट तो बाद में लिखनी थी एक्चुअली। तो ये जो है वो सरासर गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, बट दिस इज राइट, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स हीट प्रोड्यूस हो रही है तब तो आपको ऐसे ही लिखना है, प्लस करके। लेकिन जब हीट हम दे रहे हैं तो ऐसे प्लस करके भी लिख सकते हैं या फिर एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट इस केस में एक और तरीका भी होता है लिखने का, कि ऊपर आप हीट वर्ड नहीं लिखो, आप सिर्फ एक ट्रायंगल बना दो। केमिस्ट्री में ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, ठीक है। आपने सिर्फ ट्रायंगल बना दिया तो भी काम चलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स यहां पर भी जो प्लस हीट लिख रहे थे वहां भी आप ट्रायंगल बना सकते थे, यहां पर भी जो प्लस हीट लिख रहे थे उसके जगह पे ट्रायंगल बना सकते थे। बट फिर भी वो उतना प्रैक्टिस में नहीं है कि यहां पर ट्रायंगल बनाया जाए या यहां पर ट्रायंगल बनाया जाए, उतना प्रैक्टिस में नहीं है। बट ये जो चीज है कि एरो के ऊपर हीट नहीं लिख के ट्रायंगल बना दिया, वो बहुत प्रैक्टिस में, तो वो करना अच्छा है। यहां पे आप ट्रायंगल थोड़ा कम ही बनाए तो बेटर है, बट बनाना कोई गलत भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। पहले तो क्या कि इंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर इक्वेशंस को हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं हीट वर्ड का यूज करके, ठीक है। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इस तरह से हम हीट लिख के मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है लिखना। अगर हम हीट दे रहे हैं तो कई सारे तरीके होते हैं इस बात को बताने के लिए। एक तो हम इधर की तरफ हीट लिख देंगे, ठीक है, या फिर हम एरो के ऊपर हीट लिख देंगे, या फिर एरो के ऊपर ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है।
इनफैक्ट जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, ये फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक था। तो ये जो सनलाइट है मैंने एरो के ऊपर ही लिखा था, आप चाहते तो एरो के ऊपर नहीं लिखते, यहां पर आप प्लस करके सनलाइट लिख देते, वो भी सही होता, ठीक है। बट जनरली ऐसा लिखना ज्यादा प्रैक्टिस में है, बट आप यहां पर प्लस करके लिखोगे तो वो भी गलत नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज वन मोर वे इन विच वी कैन मेक इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। एक और तरीका स्टूडेंट्स, थर्ड तरीका और लास्ट तरीका एक और मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे हम केमिकल इक्वेशंस को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, उसका नाम भी हम लिख सकते हैं राइटिंग कंडीशंस ऑन टॉप ऑफ एरो। जैसे स्टूडेंट देखो क्या मतलब है, ये एक केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इसके बारे में पहले कहीं देखा है हमने, ठीक है। देखो ये गैस, ये लिक्विड, हालांकि ये सब लिखना उतना जरूरी नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये जो केमिकल रिएक्शन है उसमें ये दोनों चीजें रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये दोनों बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करती हैं। ये एक गैस है और ये एक गैस है, ठीक है। सिंपली इन दोनों गैसेस को आप मिक्स कर दोगे, मतलब आपने एक मान लो टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाला, ठीक है, और हाइड्रोजन भी डाला, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में, तो दोनों एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स हो गए। तो मिक्स हो गए तो ये दोनों रिएक्ट नहीं कर जाएंगे और रिएक्ट करके ये नहीं बनाएंगे अभी स्टूडेंट्स, उतना आसान नहीं है। ये दोनों स्टूडेंट्स तब रिएक्ट करते हैं जब इन पे बहुत हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, बहुत हाई प्रेशर, लगभग 340 एटमॉस्फेयर का जब प्रेशर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तब जाके ये दोनों रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये वो कंडीशन हो गई जिस कंडीशन में ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है उसके लिए ये कंडीशन होनी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स कि 340 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एरो हमने बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर हम लिख सकते हैं 340 एटमॉस्फेयर। तो अगर हमने एरो के ऊपर ऐसा लिख दिया तो ये समझ जाएंगे अब हम कि ये केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब प्रेशर इतना ज्यादा हो स्टूडेंट्स, ठीक है। हालांकि ये भी लिखना मस्ट नहीं होता है, आप ये नहीं भी लिखो तो भी केमिकल रिएक्शन जो है वो सही मानी जाएगी आपकी, लेकिन आप लिख दो तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज वन मोर वे कि हम एरो के ऊपर कंडीशंस लिख दें कि यार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। फिर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं आपको देखता हूं। देखो स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसमें ये जो चीज है वो इन दो कंपाउंड्स में टूट जाती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये तब टूटता है जब इसको हम हीट करते हैं, ठीक है। तो हम चाहे तो यहां प्लस हीट लिख सकते हैं या फिर हम यहां पे ट्रायंगल भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर कई बार एक और चीज आपको बुक्स में लिखी हुई मिलेगी, MnO2। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? कैटलिस्ट का नाम सुना है स्टूडेंट्स आपने? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज होती है स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो नहीं होती हैं, लेकिन कैटलिस्ट नाम का सब्सटेंस अगर प्रेजेंट हो तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। जैसे स्टूडेंट देखो ये जो कंपाउंड है वो हीट करने पे टूटता है, ठीक है, टूट के ये दो कंपाउंड बनाता है, लेकिन वो हीट करने पे तभी टूटता है स्टूडेंट्स जब ये कंपाउंड भी प्रेजेंट हो, जब ये कंपाउंड भी वहां प्रेजेंट हो। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो दो चीजें हो सकती हैं, क्या तो ये हीट करने पे नहीं टूटेगा या फिर टूटेगा भी तो बहुत डिफिकल्टी से टूटेगा। तो इसके प्रेजेंस से रिएक्शन होती है और जल्दी जल्दी होती है। प्लीज नोट ये रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट होता तो हम इसको इधर लिखते हैं, ना ही ये प्रोडक्ट है, ये बस प्रेजेंट होना जरूरी है, इसके प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो ऐसी जो चीज होती है उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इसमें हम लिख भी सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज नीदर अ रिएक्टेंट नर अ प्रोडक्ट, ठीक है, नीदर अ रिएक्टेंट नर अ प्रोडक्ट, बट द रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन इट्स प्रेजेंस, but the reaction takes place only in its presence, or the reaction speeds up in its presence, ठीक है। ये रिएक्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, क्या तो ऐसा हो रहा होगा कि इसके बिना रिएक्शन नहीं हो रही है और ये है तो रिएक्शन होने लगेगी, या तो फिर ऐसा हो रहा होगा कि इसके नहीं होने पे रिएक्शन स्लो हो रही होगी और इसके होने पे रिएक्शन बहुत जल्दी होने लगेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे जो कैटलिस्ट होते हैं उनको भी हम एरो कि ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने ट्रायंगल बना दिया था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, आप ऊपर भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। देखें स्टूडेंट्स आप
ये दोनों चीजें, ये दोनों गैसेज है, ये दोनों रिएक्ट होके ये बनाता है, दूसरा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और एरो के ऊपर देखो कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये दोनों तभी रिएक्ट करते हैं जब ये सारी कंडीशंस हो। मतलब क्या, प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, मतलब बहुत गर्म होना चाहिए, तभी ये दोनों रिएक्ट करेंगे। मतलब प्रेशर भी बहुत हाई होना चाहिए, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, और साथ ही में ये दोनों कैटलिस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशन जब सेटिस्फाई होती हैं तभी ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एरो के ऊपर नीचे हम कंडीशंस लिख सकते हैं। नहीं लिखें तो भी इक्वेशन सही मानी जाएगी, बट लिख दें तो और अच्छा है। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है आप थोड़ा रिकॉल करें। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों रिएक्ट होके ये सब्सटेंस बना रहा है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स में होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके एरो के ऊपर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं सनलाइट, ये तो हमने देखा ही था, ठीक है, उसको तो यहां प्लस करके भी लिख सकते थे, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक कैटलिस्ट है स्टूडेंट्स, जिसके प्रेजेंस में ही प्लांट्स में ये रिएक्शन होती है, और ये कैटलिस्ट प्लांट्स के लीव्स में होता है, लीव्स में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और आप देख सकते हैं ये कंडीशंस है सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना, जो हमने एरो के ऊपर नीचे लिख रखा है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये एक और तरीका है स्टूडेंट्स, जिससे केमिकल रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टूडेंट्स व्हेन वी एक्चुअली स्टडी केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स देखो, कुछ केमिकल रिएक्शंस यहां पे स्टडी करेंगे हम स्टूडेंट्स, जिनके हेल्प से हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है और रिडक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप ये वाली रिएक्शन को स्टडी करें स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सोडियम है स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये नया कंपाउंड बना रहा है। तो स्टूडेंट आप सोडियम पे फोकस करें। सोडियम जो था उसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे यहां पर कि सोडियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि उससे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन क्या होता है आप समझ रहे हो। देखो मैं यहां पे लिखता हूं अभी शॉर्ट में, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि सपोज कोई कंपाउंड एक्स है और उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। जैसे स्टूडेंट्स आप ये केमिकल रिएक्शन देखिए, इसमें देखो क्या है, कॉपर है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो देखो कॉपर में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। वैसे स्टूडेंट्स आप इस रिएक्शन को देखें, इसमें अल्युमिनियम जो है वो इस तरह से चेंज होकर नया कंपाउंड बना रहा है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये वाली केमिकल रिएक्शन आप देखें, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड है Hg जो है वो मरकरी होता है स्टूडेंट्स, मरकरी, और ऑक्सीजन है वो तो आपको पता ही है। तो स्टूडेंट्स ये कंपाउंड है, मतलब मरकरी दैट इज Hg और ऑक्सीजन मिलकर ये कंपाउंड बना रहे हैं। इनको जब हम हीट करते हैं तो मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो यहां पर आप देखें स्टूडेंट्स क्या हुआ है कि ये जो कंपाउंड है वो मरकरी में चेंज हो गया। पहले इसमें ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन हटा दिया गया। पहले ऑक्सीजन था, अब इसमें ऑक्सीजन हटा दिया गया। तो आप देखें इन रिएक्शंस में जो हो रहा था उसका उल्टा हो रहा है वहां पे। इन रिएक्शंस में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, देखो इन सारी चीजों में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा था और नए कंपाउंड्स बन रहे थे। इसमें पहले से ऑक्सीजन एडेड है लेकिन वो हट रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम बोलते हैं कि HgO हैज बीन रिड्यूस्ड, और ये जो प्रोसेस है इसको हम रिडक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स रिडक्शन क्या होता है, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं। रिडक्शन इज कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है स्टूडेंट्स, कोई कंपाउंड है और उसमें से हम ऑक्सीजन हटा रहे हैं तो दैट इज रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी बाकी है स्टूडेंट्स, आप देखें जैसे इस केमिकल रिएक्शन को आप स्टडी करें, इसमें आयोडीन है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस कंपाउंड में आप देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो गया, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देखो यहां पर हम बोलेंगे कि आयोडीन हैज बीन रिड्यूस्ड, आयोडीन हैज बीन रिड्यूस्ड टू HI। आयोडीन जो है वो रिड्यूस हो गया है और उसने HI बनाया है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन।
स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो मैंने आपको बताया रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना, लेकिन स्टूडेंट्स अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसको भी रिडक्शन ही बोलते हैं। तो यहां पर ये आयोडीन था, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो उसको भी रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या तो ऑक्सीजन हट रहा हो या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, उन दोनों ही चीजों को हम रिडक्शन बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो उसी तरह से आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडेशन में क्या तो ऑक्सीजन ऐड होता होगा किसी कंपाउंड में या फिर हाइड्रोजन हटता होगा। ओके, जैसे स्टूडेंट्स आप ये इक्वेशन देखें, इसमें क्या हो रहा है कि ये कंपाउंड आप देखो, इसमें 4 हाइड्रोजन है, वो चेंज होके ये कंपाउंड बना रहा है जिसमें 6 हाइड्रोजन है। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये क्या है? रिडक्शन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन स्टूडेंट्स। ठीक, तो स्टूडेंट आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफिनेशन हम चाहें तो लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। ये तो बहुत इंट्यूटिव है, नाम से लगता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, लेकिन और भी इसमें कुछ चीजें स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। वैसे स्टूडेंट्स रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। अब स्टूडेंट्स आप देखो कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम यहां पे देखेंगे। देखो लेट्स सी दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स इस केमिकल रिएक्शन को, बहुत ध्यान से देखें, देखिए इसमें क्या हो रहा है और आप मुझे इसमें बताएंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पर ZnO ये कंपाउंड है जो कार्बन के साथ रिएक्ट करके Zn प्लस CO बनाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें कि ZnO था वो Zn में कन्वर्ट हो गया है, क्लियरली सही है ना, और ये जो C है वो CO में कन्वर्ट हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो ये जो C CO में कन्वर्ट हुआ है, अब इस पर ध्यान दें, जो C है वो CO में कन्वर्ट हुआ है, इसमें ऑक्सीजन नहीं था स्टूडेंट्स पहले, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन को ऐड होने को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो ऑक्सीजन जब ऐड या रिमूव होता है तब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, कंफ्यूजन तब होगा जब हाइड्रोजन ऐड या रिमूव होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। और स्टूडेंट्स यहां पर देखो इसके साथ क्या हो रहा है, यहां पे ZnO है, उसमें से ऑक्सीजन हट गया स्टूडेंट्स, तो अब ऑक्सीजन हट गया तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रिडक्शन। रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स क्या समझ में आया आपको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखा जाए तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ZnO का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि कार्बन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू CO, ZnO हैज बीन रिड्यूस्ड टू Zn। अब खास बात यह है स्टूडेंट्स कि इसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही प्रोसेस में दोनों चीजें हो रही है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी, और शॉर्ट में इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स वर्ड कहां से आया तो आप समझ ही रहे होंगे, रेड, दिस इज फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो किसी चीज का और रिडक्शन भी हो रहा होगा कुछ चीज का। और स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, आप सबको एनालाइज करो कि वो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं या नहीं है। देखो स्टूडेंट्स Fe2O3 एंड CO ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे हैं FeNCO2। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये जो कंपाउंड था इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, और ये चेंज होके Fe हो गया है। ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन हट गया है। ऑक्सीजन हटने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि यहां पर ये रिडक्शन हुआ है, इस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है Fe बनाने के लिए। दिस कंपाउंड हैज बीन रिड्यूस्ड टू आयरन। और स्टूडेंट अगर आप देखें ये CO, ध्यान से देखेंगे ये CO जो है उसमें एक ऑक्सीजन पहले से था, एक ऑक्सीजन पहले था, एक और ऐड हो गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक चीज का ऑक्सीडेशन भी हुआ है, एक चीज का रिडक्शन भी हुआ है स्टूडेंट्स, तो दिस इज डेफिनेटली अ रिडॉक्स रिएक्शन। और देखते हैं स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को देखें, इसमें PbO प्लस C फॉर्म्स दीज टू कंपाउंड्स। अब स्टूडेंट देखें कार्बन से बना CO2, ऑक्सीजन ऐड हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन, PbO से बना Pb, ऑक्सीजन हटा इसमें मतलब रिडक्शन, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है स्टूडेंट्स। फिर यहां पे देखें Fe2O3 प्लस 2Al फॉर्म्स दीज टू कंपाउंड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें इससे बना है हमारे पास Fe
ऑक्सीजन था इसमें से, वो ऑक्सीजन हट गया, तो दिस इज रिडक्शन। Al, इसमें ऑक्सीजन नहीं था हार्मोनियम में, उसमें ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें दिस इज ऑक्सीडेशन। तो दिस इज वंस अगेन स्टूडेंट्स रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है। अब देखें थोड़ा और, हम थोड़े से डिफिकल्ट एग्जांपल्स की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आप इस एग्जांपल को देखें, CuO प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स दीज टू कंपाउंड्स। CO इस पे ध्यान देंगे तो इसने Cu बनाया है, कॉपर बनाया, कॉपर। पहले इसके साथ ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हट गया मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? रिडक्शन, ठीक है। और यहां हाइड्रोजन था, वो बन रहा था H2O। तो इस हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आ गया, मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होके वाटर बन रहा है और CO का रिडक्शन होके Cu बन रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, दिस इज अगेन अ रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स, ऐसे समझ तो आप गए ही होंगे मुझे लगता है। देखें, लेट्स सी, दिस इज अ गुड वन। H2S प्लस क्लोरीन फॉर्म्स S प्लस 2HCl, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखो, मैं इससे सोच सकता हूं कि जो H2S है वो S में कन्वर्ट हो गया, उसका हाइड्रोजन चला गया, उसमें से हाइड्रोजन हट गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें यह देखना है कि हाइड्रोजन हटा या ऐड हुआ, ऑक्सीजन हटा या ऐड हुआ। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन के ऐड होने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन के ऐड होने को बोलते हैं रिडक्शन, और हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीडेशन। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। दो इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट डजंट मैटर, स्टिल इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज रिडक्शन इज हैपनिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। चलो स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है, लेट्स हैव अ लुक। दिस इज इनफैक्ट अ गुड वन। देखो, MnO2 प्लस 4HCl फॉर्म्स दीज थ्री कंपाउंड्स। देखो स्टूडेंट्स, MnO2 जो है वो चेंज होके ये बन गया MnCl2। पहले इसमें ऑक्सीजन था, अब वो ऑक्सीजन चला गया है, अब नहीं है वो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हटा मतलब रिडक्शन। HCl, तो इसमें क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, और बाद में वो हाइड्रोजन नहीं है क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन हटा। हाइड्रोजन के हटने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? देखो, हाइड्रोजन के आने को रिडक्शन, तो हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट्स, क्योंकि एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी चीज का रिडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं रिडॉक्स reactions are reactions in which both oxidation and reduction takes place, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल थिंग, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। तो स्टूडेंट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऐसे तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है, उसकी जो रिएक्शंस होती है दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। बट कई बार स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन की, वो थोड़ी हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस एक्स है हमारे पास, ठीक है, और मान लो कहीं पर ये रखा हुआ है, हम एक्सप्लिसिटली इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, हम एक्सप्लिसिटली इसका ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहे, बट अपने आप ही रखे भी इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। हमने बस इसको रख रखा है, लेकिन हो सकता है कि अपने आप ही ये केमिकल रिएक्शन कर रहा हो और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? देखो, अगर ये कहीं पर भी रखा हुआ है तो आसपास एयर तो होगी ना स्टूडेंट्स, ठीक है, आसपास इसके एयर तो होगी, एयर तो हर जगह पे होती है। अब देखो जो एयर में बहुत सारी गैसेज होती है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, कई बार स्टूडेंट्स थोड़े मोड़े अमाउंट पे एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। फिर स्टूडेंट्स नियॉन गैस, आर्गन गैस, आपको पता होगा कि ये सारी चीजें जो है एयर में होती हैं। देखो, इसमें से ये नाइट्रोजन जो है, नियॉन जो है, आर्गन जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, नॉट रिएक्टिव इवन नाइट्रोजन। तो ये आसानी से किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये बाकी की जो चीजें हैं ना स्टूडेंट्स, खास करके यहां पे ये जो ऑक्सीजन है, ये रिएक्टिव होते हैं, ये आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं चीजों से। तो आप सोच के देखो, ये सब्सटेंस एक्स यहां पे रखा हुआ है, उसके आसपास ऑक्सीजन और ये बाकी गैसेज है, तो हो सकता है कि इनके बीच में धीरे धीरे रिएक्शन हो जाए, हो सकता है ना, धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन हो जाए और ये मिलके कोई नया सब्सटेंस बना दे, ठीक है। और ये जो नया सब्सटेंस हो वो हमारे लिए यूजफुल ना हो, ठीक है, जबकि ये जो पुराना सब्सटेंस एक्स था वो बहुत यूजफुल था, लेकिन अब ये जो नया सब्सटेंस है वो यूजफुल नहीं है हमारे लिए। तो ये स्टूडेंट्स हार्मफुल इफेक्ट हो गया ना ऑक्सीडेशन का। तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसे हवा में रखी होती हैं और धीरे धीरे वो ऑक्सीजन और ये बाकी चीजों के साथ रिएक्ट कर जाती हैं और एक नया सब्सटेंस बना लेती हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट सच एग्जांपल इज कोरोजन। तो स्टूडेंट्स इन फोटोग्राफ्स को आप देखें, जैसे सबसे पहले इस फोटोग्राफ को देखिए स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या दिखाया जा रहा है। दिस एक्चुअली शोज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन तो स्टूडेंट्स हम डे टू डे लाइफ में हमेशा देखते ही हैं। देखो हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें जो है वो आयरन से बनी हुई होती है स्टूडेंट्स। आयरन जो है वो ग्रे कलर का सा होता है, आयरन से बनी हुई होती है। क्यों आयरन से बनी होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि आयरन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत हार्ड होता है और एट द सेम टाइम वो चीपली भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत सारी चीजों को आयरन से बनाते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो। लेकिन स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम होती है आयरन की। आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर वेपर से आसानी से रिएक्ट कर जाता है और धीरे धीरे रिएक्ट करके वो एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर देता है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है, अब ये रस्ट जो होता है स्टूडेंट्स रेडिश कलर का होता है, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हो, और ये बहुत ही सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस होता है। अब देखो स्टूडेंट्स के कारण प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि आपने कोई चीज बनाई आयरन से, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये जो आयरन है वो तो धीरे धीरे रस्ट में कन्वर्ट हो गया, जो कि बहुत सॉफ्ट है। तो क्या हो गया? वो चीज तो आपके लिए बेकार हो गई ना स्टूडेंट्स। जैसे आप देख सकते हो यहां पर ये जो फोटोग्राफ है उसमें ये जो कोई चीज है वो आयरन की बनी हुई थी, धीरे धीरे वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया और रस्ट इतना सॉफ्ट होता है कि वो शेड ऑफ हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज एक्चुअली कोरोजन। जब कोई चीज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सब्सटेंसेस से रिएक्ट करके कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बना दे जो हमारे यहां यूज का नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात होती है स्टूडेंट्स। जैसे कि आयरन से कौन कौन सी चीजें बनी होती है, कुछ रिकॉल कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स? शिप्स जो होती हैं वो आयरन से बनी होती हैं, ब्रिजेस जो हैं उनको आयरन से बनाया जाता है, फिर बहुत सारी व्हीकल्स जो होती हैं वो आयरन से बनती है स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब धीरे धीरे जो है वो रस्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर इस फोटोग्राफ में देखें, ये एक सिल्वर स्पून है। शायद आपने स्टूडेंट्स देखा हो कि सिल्वर के सब्सटेंसेस को, सिल्वर के स्पून या ऑर्नामेंट्स भी होते हैं सिल्वर के, उनको अगर एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दिया जाए तो उनपे इस टाइप की ब्लैकिश लेयर बन जाती है, ब्लैकिश लेयर। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स कुछ वैसा ही हो रहा होता है जैसा कि आयरन के साथ हुआ था। ये जो सिल्वर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ थोड़ा सा रिएक्ट कर जाती हैं और इस तरह से ब्लैकिश लेयर बनाती है स्टूडेंट्स। तो दिस इज अगेन कोरोजन ऑफ सिल्वर। फिर स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें, ये एक कॉपर ट्यूब है, कॉपर की ट्यूब है, उस पर किस तरह से ये ग्रीनिश लेयर बन गई है, आप देख सकते हो, ग्रीनिश लेयर। ठीक है, तो ये जो कॉपर है उसमें भी वही हुआ है स्टूडेंट्स कि आसपास की जो गैसेस थी उसके साथ उसने रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाया जो कि यहां पे ग्रीनिश लेयर की फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो दिस इज कोरोजन ऑफ कॉपर। ऐसा हो सकता है कि कॉपर का कोरोजन आपने ज्यादा नहीं देखा हो, क्योंकि हमारे आसपास की ज्यादा चीजें कॉपर से बनी हुई नहीं होती हैं। ऐसे तो हमारे आसपास जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनमें कॉपर जरूर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन वो जल्दी कोरोड नहीं होते हैं, उन पे ऐसी ग्रीनिश लेयर जनरली नहीं बनती है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक की लेयर होती है ना उनके अराउंड स्टूडेंट्स, प्लास्टिक की लेयर वो उन कॉपर वायर्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। बट एनीवेज स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे सब्सटेंसेस इस तरीके से कोरोजन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं दीज सब्सटेंसेस हैव बीन कोरोडेड। ठीक है, हम बोलेंगे यहां पे आयरन हैज बीन कोरोडेड, सिल्वर हैज बीन कोरोडेड, कॉपर हैज बीन कोरोडेड, एंड दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग कोरोडेड इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन की हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि कोरोजन इज द प्रोसेस in which metals react slowly with gases and acids surrounding them to form undesired substances। और कोरोजन की एग्जांपल देने हो तो आप बोल सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सिल्वर पे जो ब्लैकिश लेयर बन जाती है और कॉपर पे ये जो ग्रीनिश लेयर बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रैंसिडिटी। देखो स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा कि अगर फूड को, खासकर ऐसी फूड को जो ऑयल में बना है या फैट्स में बना है, उनको एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम तक छोड़ दिया जाए तो उससे एक डर्टी स्मेल आने लगती है स्टूडेंट्स। देखा आपने, डर्टी स्मेल। तो अगर उस फूड से डर्टी स्मेल आने लगती है तो हम बोलते हैं कि जो फूड है वो रैंसिड हो गया है। आपने देखा होगा कई बार आपकी मम्मी 1-2 दिन पुरानी बनी हुई चीजों को पहले स्मेल करती है आपको देने से पहले। अगर उसमें डर्टी स्मेल आती है तो आपको नहीं देती है, क्योंकि ऐसा फूड खाना हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो ऑयली फूड होता है, इसमें जो ऑयल और फैट्स होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से धीरे धीरे रिएक्ट कर लेता है
और रिएक्ट करके ये कुछ नए सब्सटेंसेस बना लेता है जिसके कारण डर्टी स्मेल आती है स्टूडेंट्स। और फिर उस फूड को हम कैसा बोलते हैं स्टूडेंट्स? रैंसिड फूड, रैंसिड फूड। और इस प्रोसेस को बोला जाता है रैंसिडिटी, रैंसिडिटी। फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स may get oxidized due to atmospheric oxygen, giving rancid or dirty smell. This process is called rancidity students. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत अनडिजायरेबल इफेक्ट है ना। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हमें ओल्ड फूड खाने की जरूरत पड़ती है जो बहुत फ्रेश नहीं है, जो कि पहले टाइम में कभी बना था स्टूडेंट्स। तो कैसे हम रैंसिडिटी को रोकते हैं स्टूडेंट्स? आप देखो, एक तरीका तो जो है वो ये है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जैसे ये कुछ चिप्स हैं स्टूडेंट्स जो मार्केट में बिकती हैं। ठीक, चिप्स जो होती हैं वो फ्राइड होती हैं, उनमें ऑयल्स और फैट्स होता ही होता है स्टूडेंट्स। अब सोचो वो जो चिप्स हम खाते हैं वो कितने महीनों पहले किसी फैक्ट्री में बना होगा स्टूडेंट्स, लेकिन जब उसको खाते हैं तब भी वो फ्रेश लगता है। बिल्कुल कैसे फ्रेश लगता है स्टूडेंट्स? उसमें रैंसिडिटी नहीं हुई होती है। क्यों नहीं हुई होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि उनके जो पाउचेज होते हैं स्टूडेंट्स, पाउचेस, उनके अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा गैसेस भरी होती हैं, उनको फुलाया गया होता है। जनरली उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उस चिप्स के चारों तरफ नाइट्रोजन गैस ही है, ऑक्सीजन तो है नहीं। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी और वो रैंसिडिटी क्रिएट नहीं करेगी स्टूडेंट्स। सपोज हमने नाइट्रोजन नहीं भरा होता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? उसके आसपास हवा होती, एयर होती, उस एयर में ऑक्सीजन होता और फिर रैंसिडिटी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, या कई बार कुछ और सब्सटेंसेस भी भर दिए जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड के साथ हम मिलाते हैं ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो। एक एग्जांपल है एंटीऑक्सीडेंट्स का नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं जो आपके घरों में होता होगा। आपने देखा होगा कई बार जो फूड होता है उसको आपकी मम्मी ऐसे एयर टाइट बॉक्सेस में रखती है। इन एयर टाइट बॉक्सेस में रखने से भी रैंसिडिटी बहुत कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल है। मान लो यहां पे फूड रखा हुआ है, अब ये एयर टाइट है। एयर टाइट है मतलब इसके अंदर और एयर तो जा नहीं सकती। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो थोड़ी मोड़ी एयर है, उसमें जो थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अंदर तो थोड़ी मोड़ी एयर होगी, उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन होगा, तो वो थोड़ा सा ऑक्सीजन ही रैंसिडिटी क्रिएट कर पाएगा। उस थोड़े से ऑक्सीजन से थोड़ी सी ही रैंसिडिटी क्रिएट हो पाएगी, जो हमें पता भी नहीं चलेगी, वो उतनी हार्मफुल नहीं होगी। लेकिन अगर ये एयर टाइट नहीं होता स्टूडेंट्स तो क्या होता? बाहर से कितनी भी ऑक्सीजन अंदर जा सकती थी और रैंसिडिटी होती रहती और बहुत ज्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो एयर टाइट बॉक्सेज हैं वो भी प्रिवेंट करते हैं स्टूडेंट्स, प्रिवेंट रैंसिडिटी। ठीक है, इनके कारण बहुत कम रैंसिडिटी होती है, इतनी कम कि उसको तो हम टॉलरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इन तरीकों से कुछ एयर टाइट बॉक्सेज यूज करके या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करके रैंसिडिटी को रोका जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर रैंसिडिटी को नहीं रोक पाते हम तो इसका मतलब होता है कि पुरानी बनी हुई चीजों को तो हम खा ही नहीं पाते स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं वो बिल्कुल फ्रेश नहीं होती है, वो कुछ टाइम पहले बनी हुई होती है। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे बहुत सारे टाइप्स तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं रिएक्शंस के, लेकिन अभी भी कुछ बचे हुए हैं स्टूडेंट्स। जैसे कौन कौन से हमने देखे, थोड़ा सा रिकॉल करें। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स हमने देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है हमने देखा, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं हमने देखे। कुछ और टाइप के रिएक्शंस हम यहां पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, उनके नाम मैंने यहां लिख रखे हैं, आप देखें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस के जो नाम है वो ऐसे हैं कि उसी से समझ में आ जाए कि इस रिएक्शन में क्या होता होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल यहां पर है, आप स्टूडेंट देखें। यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म MgO। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, क्योंकि यहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन हो रही है। देन स्टूडेंट्स डीकंपोजिशन रिएक्शंस, तो आप देखें ये कंपाउंड है KClO3, इसको हीट करने पे दो चीजों में टूट जाता है मतलब डीकंपोज हो जाता है स्टूडेंट, तो इसलिए इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान देंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकंपोजिशन रिएक्शंस का जो फंडा है इनवर्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में चीजें कंबाइन होती हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस में चीजें टूटती हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख भी सकते हैं
कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक दूसरे की इनवर्स होती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी दिस थर्ड पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है, आप देखें, CuSO4, दिस इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट, एनीवे CuSO4, और ये है स्टूडेंट्स Zn। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और आप देखो दो नई चीजें बनाते हैं। अब गौर से देखो स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड में क्या हुआ है। क्लियरली आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा लग रहा है कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। पहले इस सल्फेट आयन के साथ कॉपर था, सल्फेट आयन के साथ कॉपर था, अब जिंक ने वो जगह ले ली है, इसलिए यहां पे जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है, सही है ना। और कॉपर जो है वो अलग हो गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज इन दिस एग्जांपल कॉपर हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय जिंक, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आप देखिए, AgNO3, Ag आयन, सिल्वर आयन और NO3 आयन, इन दोनों से बना हुआ ये कंपाउंड है, और NaCl, इसमें भी ये दो आयन है, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं AgCl एंड NaNO3। अब स्टूडेंट्स, ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, आप समझ गए होंगे। देखो, ये Na जो है वो Ag को रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। देखो, Ag NO3 के साथ Ag था, NO3 के साथ Ag था। अब यहां पे NO3 के साथ कौन है, सोडियम है। पहले NO3 के साथ Ag था, सोडियम ने उसको रिप्लेस किया, तो NaNO3 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पे। साथ ही साथ NaCl, Cl के साथ कौन था, Na था। अब यहां पे Cl के साथ कौन है, Ag, तो इस Ag ने Na को रिप्लेस किया, ठीक है। तो बेसिकली Ag ने Na को रिप्लेस किया और Na ने Ag को रिप्लेस किया, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये चारों रिएक्शंस। जैसे स्टूडेंट्स, ये छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, ये कुछ रिएक्शंस मैंने लिखी है, आपको बताना है ये कौन सी रिएक्शन है। स्टार्टिंग विद दिस स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, ये जो है वो इन दो पार्ट्स में टूट रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डीकंपोजिशन, सेकंड वाली डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये स्टूडेंट्स CuO प्लस Mg, अब देखें यहां पे Cu प्लस MgO बन रहा है। अच्छा, तो ये Mg जो है उसने Cu की जगह ले ली, तो MgO बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और Cu जो है वो अलग हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। BaCl2, दिस इज बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट एंड दिस। ओके स्टूडेंट्स, आप क्लियरली समझ रहे होंगे, यहां पे बेरियम ने सोडियम की जगह ली और सोडियम ने बेरियम की जगह ली, ऐसा कुछ हो रहा है यहां पे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्थ वाली रिएक्शन है हमारी। Fe प्लस S, दोनों मिलकर FeS बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। CuO प्लस H2O, देखो ये दोनों कंबाइन हो गए, एक नया कंपाउंड बनाया स्टूडेंट्स, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स। तो बहुत आसान होता है पहचानना कि कौन सी रिएक्शन है एक्चुअली में। तो स्टूडेंट्स, आप देखें, ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं, इनके बारे में एक और डिटेल बात हम करेंगे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, KClO3 ये कंपाउंड है, इसको हीट करने पे ये दो कंपाउंड्स में टूटता है। ये कंपाउंड है FeSO4, इसको हीट करने पे ये तीन कंपाउंड्स में टूट रहा है स्टूडेंट्स। आप ध्यान दें, ये जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड सेम नहीं है, ये SO2 है, SO2 गैस, और दिस इज SO3 गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये दोनों हीट करने पे डिकम्पोज होते हैं। अब जैसे देखो, ये वाटर है स्टूडेंट्स, इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, ठीक है। NaCl, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है। और स्टूडेंट आप देखिए, AgBr या AgCl, इनसे लाइट पास की जाए तो ये डिकम्पोज होते हैं स्टूडेंट्स। तो इन सब को हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि कंपाउंड्स का डीकंपोजिशन जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है हीट पास करने से हो रहा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हो रहा हो सकता है कि लाइट के कांटेक्ट में आने से कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो रहा हो, ठीक है। तो हीट के पास होने से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको कई बार थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। नाम से ही क्लियर है कि क्यों थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते होंगे स्टूडेंट्स। द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि डिकम्पोजिशन जो है वो हीट के थ्रू भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हो सकता है और लाइट के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, ये जो चारों टाइप के हमने रिएक्शंस देखे हैं उनकी कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस are reactions in which two or more substances combine to form a new compound, ठीक है। Decomposition reactions are reactions
in which a compound breaks down into two or more simpler compounds. Displacement reactions are reactions in which one element takes the place of another element. हमने देखा है. Double displacement reactions are reactions in which two substances exchange their ions. Two substances exchange their ions to form two new compounds, as we have seen.